नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। निर्मला सीतारमण ने आज रिकॉर्ड 7वीं बार अपना बजट पेश किया, यानी मोदी सरकार का बजट पेश किया। उन्होंने तो रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार अब पलटी मारने का रिकॉर्ड बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। पलटी मारने की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि आज जो बजट पेश हुआ है उसमें ऊपरी तौर पर देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि आंध्र प्रदेश और बिहार, यानी इन दो राज्य जहां की टीडीपी और जेडीयू, इन दो के सहारे ही मोदी सरकार खड़ी हुई है। और ये उम्मीद थी इन दोनों राज्यों को कि इस बार बजट में उन्हें बहुत कुछ खास मिलेगा। और बजट में ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा लग भी रहा है कि हाँ, बिहार को 26,000 करोड़ मिल गए, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का पैकेज मिल गया। लेकिन क्या आंध्र प्रदेश के लिए चंद्रबाबू नायडू और बिहार के लिए नीतीश कुमार इतना ही मांग रहे थे? क्या उनकी मांगे और ज्यादा नहीं थी? क्या उनकी उम्मीदें और ज्यादा नहीं थी? क्योंकि आप याद कीजिए 7 जून को नीतीश कुमार ने सेंट्रल हॉल में ये कहा था कि अब मोदी जी आए हैं तो उनकी जो बहुत सारी बातें हैं जो नहीं कर पाए हैं वो अब पूरा कर देंगे। उनका इशारा साफ तौर पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर था, जिसके बारे में कल केंद्र सरकार ने लिखित तौर पर कह दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। चलिए, आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन क्या कुछ जो मांगे थी नीतीश कुमार की बिहार के लिए, क्या उनको भी आपने नहीं दिया? तो क्या सोचकर मोदी सरकार ने ऐसा किया? क्या मोदी जी को ये लगता है कि थोड़ा सा जो झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा और इसी से नीतीश कुमार और नायडू जो है वो बहल जाएंगे, या ये झुंझुना पकड़ाना बहुत भारी पड़ेगा मोदी जी को? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि आज बिहार विधानसभा में हंगामा भी हो गया और बाकायदा विधायकों ने झुंझुना लेकर ही प्रदर्शन भी किया। तो बिहार विधानसभा के हंगामे को तो किसी तरह संभाल लिया गया है, वहां पर विपक्ष के नेताओं को किसी तरह संभाल लिया गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों को क्या आगे मोदी संसद में संभाल पाएंगे? क्या वो अपनी सरकार संभाल पाएंगे? ये सब इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। आप लोग सुबह से अमलेंदु जी बजट पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार हम लोग ये देख रहे थे कि जैसे जैसे निर्मला सीतारमण की घोषणाएं, यानी बजट की जो घोषणाएं वो सामने आती जा रही थी और उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं। जैसे किस तरह कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट कर लिया गया। पवन खेड़ा ने इसको कॉपी पेस्ट बजट भी बोला है और सरकार भी बोला है कि राहुल गांधी की जो स्कीम्स है या उनकी जो सोच थी वो इस बजट में दिखी युवाओं के लिए खास तौर पर। तो चलिए, युवाओं को तो किसी तरह से आप अभी ऐसा लग रहा है कि जो बेरोजगारी से उसका आप थोड़ा सा ध्यान भटका पाएंगे, या जो पेपर लीक को लेकर भी आप ये सब जो चल रहे हैं हंगामे, उसको लेकर आप थोड़ा सा युवाओं को शांत कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर एक बार नाराज हो गए, और जैसी की पूरी उम्मीद है, दिख रहा है, अभी तो उन लोग ये बताने के तो ये कह रहे हैं कि हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन कल भी जब नीतीश कुमार ने जो बिहार विधानसभा में जब उनसे भी बाहरी पत्रकारों ने ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा था इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। क्या कुछ कहने का ये मतलब है नीतीश कुमार के? किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या सारी बातें धीरे धीरे सामने आने की बात कर रहे हैं? अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नाराज हो जाते हैं तो फिर मोदी जी अपनी सरकार को कैसे आगे चला पाएंगे? देखिए सुमित्रा जी, एक तो आज के बजट से ये तो साफ हुआ कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मोदी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, ये तो साबित हुआ। लेकिन वो दबाव कितना काम कर पाया और कितना कारगर है, अब इसकी समीक्षा हो सकती है। क्योंकि बजट जिस तरीके से पेश किया गया और ख़ास तौर से आंध्र प्रदेश को नाम लेकर के और बिहार को नाम लेकर के जो परियोजनाएं बताई गई दी जा रही हैं, बताया गया कि 15,000 करोड़ का जो है वहाँ की आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए दिया जाएगा और 58,000 करोड़ की योजनाएं जो हैं वो बिहार को दी जाएंगी। इस तरीके की घोषणाएँ की गई। तो इससे ये तो लगा कि ये बिहार और आंध्र प्रदेश का दबाव मोदी जी के ऊपर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और मोदी जी बैसाखियों पर टिके हुए प्रधानमंत्री हैं, ये आज के बजट से साबित हुआ। लेकिन उसके बाद भी झुंझुना पकड़ाने की कोशिश जो है दोनों राज्यों को की गई है। और जैसा कि आपने बताया शुरुआती अपनी वक्तव्य में कि बिहार विधानसभा में विधायकों ने झुंझुना लेकर के बाकायदा प्रदर्शन किया कि ये झुंझुना बिहार को दिया जा रहा है। तो सुमित्रा जी, झुंझुने ही दिए गए हैं बिहार को भी और आंध्र प्रदेश को भी। एक तरफ ये जताने की कोशिश की गई है कि उनका दबाव है तो हम उसको दबाव को मान रहे हैं, यानी राजनीतिक तौर पर तो ये संदेश देने की कोशिश की गई कि दोनों का दबाव काम कर रहा है और मोदी जी दबाव में है ताकि सरकार से समर्थन वापसी की चीज़ें जल्दबाजी में ना करें दोनों दल। इसका जो है ध्यान रखने की कोशिश की गई, लेकिन दिया झुंझुना ही गया है दोनों राज्यों को। अब देखिए, अगर हम बिहार की बात करें सुमित्रा जी, बिहार को जैसे 58,000 करोड़ की परियोजनाएं बताई गई,
उसमें से एक परियोजना तो सिर्फ 26,000 करोड़ की जो है वो एक रिफाइनरी की है। अब वो रिफाइनरी जो बनेगी वो जाहिर सी बात है कि वो बिहार सरकार नहीं बनाएगी, सीधा सीधा पैसा भी बिहार को नहीं मिलेगा, वो केंद्र सरकार बनाएगी। और कब बनाएगी ये पता नहीं है अभी, इसी में बन जाएगी, इसी सब वर्ष बन जाएगी कि 10 वर्ष में बनेगी रिफाइनरी। जाहिर सी चीज़ की छोटी मोटी चीज़ नहीं है, समय लगेगा उसको बनने में। तो वो कब तक जा करके बनेगी, चूँकि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है 1 साल के अंदर ही, तो बिहार को ज़्यादा राशि दिखाने की घोषणा की गई है कि इनको हमने ज़्यादा दिया है बनिस्बत आंध्र प्रदेश के। जबकि आवश्यकता अगर देखी जाए तो आंध्र प्रदेश की ज़्यादा थी, उनका नया राज्य बना हुआ है, उनकी अपनी राजधानी अभी तक नहीं बन पाई है, तो उनको राजधानी भी बनानी है। तो आप राजधानी बनाने के लिए तो दे रहे हैं सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए, और एक रिफाइनरी के लिए बिहार में आप दे रहे हैं 26,000 करोड़ रुपए। तो ये किस तरीके से तर्कसंगत है, इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू का नाराज होना स्वाभाविक होगा कि चंद्रबाबू नायडू नाराज होंगे कि आप हमको पूरी राजधानी बनाने के लिए तो सिर्फ 15,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और एक रिफाइनरी बनाने के लिए आप बिहार को 26,000 करोड़ रुपए दिए दे रहे हैं। इसी तरीके से एक परियोजना जो सड़क की, उसके लिए 21,000 करोड़ रुपया बिहार को दे दिया जा रहा है, वो भी परियोजना बिहार सरकार नहीं बनाएगी। यानी नीतीश कुमार के हाथ में रुपल्ली एक भी नहीं आएगा, ढेला एक भी नहीं आएगा, ये नीतीश कुमार को झुंझुना पकड़ाया गया है। तो जिस चालाकी के साथ इस बजट को बनाया गया, चालाकी के साथ ये बताने की कोशिश की गई, बिहार चूँकि चुनावी राज्य है तो वहाँ चुनाव के तरीके से चीज़ें साधने की कोशिश की गई, आंध्र प्रदेश को उसका हक नहीं दिया गया। इसको लेकर के जो अब दोनों की नाराजगी, नीतीश कुमार तो नाराज इसलिए होंगे कि सीधे सीधे हाथ में कुछ नहीं आया। अब जो 2 पुल बनाने की घोषणा भी की गई है, तो 2 पुल बनेंगे भी, वो गंगा नदी के ऊपर बनेगा। जाहिर सी बात है कि वो राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा। कहा यह जा रहा है कि विकास एजेंसियों के द्वारा मदद करवाई जाएगी बिहार को, बजट में ये कहा गया है। तो कौन सी विकास एजेंसियां हैं जिनके ज़रिए बिहार को मदद कराई जाएगी? जाहिर सी बात है समिता जी कि ये पैसा जो मिलेगा वो उन विकास एजेंसियों को मिलेगा, ना कि बिहार को मिलेगा। वो एजेंसियां बिहार की मदद करेंगी। तो यानी कि 58,000 करोड़ रुपया जो है वो उन एजेंसियों को मिलेगा जो विकास एजेंसियां कही जाएंगी, वो बिहार में काम करेंगी और उसके ज़रिए। अब ये ठेके किसको मिलेंगे उन विकास एजेंसियों के? जाहिर सी बात है कि सारे देश भर में विकास एजेंसियों के ठेके गुजरात की कंपनियों को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि NTA का ठेका, जो शिक्षा का ठेका है, उसका भी ठेका गुजरात की कंपनी को दे दिया जाता है। तो सारी ठेके मिलेंगे गुजरात के लोगों को, विकास होगा बिहार का, लेकिन वो विकास एजेंसियां करेंगी। नीतीश कुमार क्या करेंगे? थोड़ी पे हाथ रख करके झुंझुना बजाएंगे। तो ये जिस तरीके से बिहार को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, इससे बिहार में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। पप्पू यादव जो इंडिपेंडेंट MP हैं पूर्णिया से, उन्होंने बहुत तगड़ा हमला जो नीतीश कुमार पे और मोदी सरकार पे, दोनों पे बोला इस बजट को लेकर के। उन्होंने साफ साफ कहा कि ना तो शिक्षा के नाम पे बिहार को कुछ दिया जा रहा है, ना रोजगार के नाम पे बिहार को कुछ दिया जा रहा है। जो परियोजनाएं हैं वो भी जो है वो बिहार से के लिए कोई लाभप्रद नहीं होंगी। तो बिहार के विकास के लिए जो परियोजनाएं दी जानी चाहिए थी, जिससे बिहार में रोजगार उत्पन्न होता, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं वो पलायन रुकता, स्थानीय लोगों को स्थानीय रोजगार मिलता, इस तरह की कोई भी योजना इस सरकार ने नहीं दी है। एक भी केंद्रीय विद्यालय बिहार में नहीं है और कोई केंद्रीय विद्यालय बिहार को दिया भी नहीं गया है, ये भी आ गया। तो इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। तो बिहार को एक तरीके से चुनावी राज्य के जरिए चुनाव साधने की कोशिश तो की गई है कि नीतीश कुमार भी ये बता सके कि भाई 58,000 करोड़ रुपया जो मिल गया है, लेकिन उससे बिहार का क्या भला होगा, बिहार सरकार को क्या मिलेगा, राज्य को क्या मिलेगा और राज्य में किस तरीके से निवेश होगा, इसके बारे में ये बजट कुछ नहीं कहता। एक तरीके से झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की गई है और इस झुंझुने से नीतीश कुमार भी समिता जी निश्चित तौर पर नाराज नजर आएंगे। अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, अब ये देखना है कि उनकी प्रतिक्रिया आती है कि नहीं आती। हालांकि ऐसे अवसरों पे नीतीश कुमार बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। तो अब देखना ये है कि नीतीश कुमार अब काम क्या करते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है कि आपको राज्य में कुछ नहीं मिला इस बजट से, इसको लेकर के नीतीश के सामने चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। जाहिर सी बात है कि नीतीश की नाराज़गी मोदी सरकार के ऊपर भारी भी पड़ सकती है। समिता जी बिल्कुल, नीतीश की नाराजगी मोदी सरकार पर तो भारी पड़ेगी ही, और यहाँ पर एक तरह से नीतीश की नाकामी खुद उन पर कितनी भारी पड़ेगी ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से बजट में बिहार को निराशा हुई है, विपक्ष ने इस संदेश को जनता तक पहुंचा ही दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि इंडिया गठबंधन किस तरह से सड़कों पर उतरा था, तब मसला था कानून व्यवस्था का। और आज जिस तरीके से अभी जो विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया है, और राबड़ी देवी का भी एक वक्तव्य
वक्तव्य आया था सामने जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम उनको नहीं स्वीकार करेंगे, मतलब अब उनका स्वागत यहाँ पर नहीं होगा, जो अभी तक दरवाजे खुले होने की बात हो रही थी। अब अगर नीतीश कुमार दोनों ओर से फंसे हुए हैं, क्योंकि बिहार में उनको सत्ता में रहने के लिए अब बीजेपी की जरूरत है, या तो वो बिल्कुल बीजेपी को छोड़ दें तो फिर मोदी जी यहाँ पर मुश्किल में पड़ जाएंगे, और फिर नीतीश कुमार या तो महागठबंधन के नेताओं को किसी तरह मना लें, तब तो बाजी उनके हाथ में फिर से आएगी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है चुनाव के पहले जो खेल नीतीश कुमार ने किया था अपनी सत्ता बचाने के लिए, अब वो खेल उन पर बहुत भारी पड़ चुका है, क्योंकि तब लोगों को ये लगा था, इवन तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करके ये बोला भी था, उनका पहले का ट्वीट था कि अब तो आप किंग मेकर हैं, अब आप चाहें तो बिहार को आप क्या क्या नहीं दिलवा सकते, विशेष राज्य का दर्जा भी करवा सकते हैं और बाकी जितनी भी मांगे वो भी जातिगत जनगणना की भी मांग पूरी करवा सकते हैं। तो तेजस्वी यादव ने पहले ही एक माहौल बना दिया था कि अब आप किस तरह से दबाव बनाइए। लेकिन नीतीश कुमार अभी आज की स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो मोदी पर किसी तरह का दबाव बनाने में नाकामयाब रहे हैं। अब उनकी मजबूरी क्या है ये तो वही जाने, लेकिन ये मजबूरी उनको सत्ता से बेदखल कर सकती है, ये नजर आ रहा है। हम देख लेते हैं अमलेंदु जी, अभी जो आज जो हम बात कर रहे हैं कि बजट में आंध्र प्रदेश को और बिहार को क्या मिला, तो आंध्र प्रदेश के लिए चंद्रबाबू नायडू ने जो मांगे पहले रखी थी, अभी वो पिछले हफ्ते आए भी थे और उन्होंने कई करोड़ का पैकेज, कई हजार करोड़ का पैकेज मांगा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो राजधानी अमरावती और पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट को उसके विकास के लिए उन्हें धन चाहिए। इसके अलावा विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, अमरावती में मेट्रो रेल परियोजनाओं की उन्होंने मांग की थी। विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक के लिए वंदे भारत ट्रेन की भी उनकी मांग थी, और राज्य के पिछड़े जिलों जैसे रामायापट्टनम, बंदरगांव और कडप्पा में एक स्टील प्लांट के लिए अनुदान की मांग, ये उनकी कुछ विशेष मांगे थी जिसको वो चाह रहे थे। बजट में अभी डिटेल मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं, मतलब ठीक है अमरावती के लिए और पोलावरम सिंचाई परियोजना इन सब के लिए तो दिया है, कुछ पैकेज दिया है, लेकिन बहुत सारी मांगे जो हैं उन पर बिल्कुल निर्मला सीतारमण ने चुप्पी साध ली है। उधर बिहार में नीतीश कुमार ने जो मांगे उनकी खास थी कि 9 नए एयरपोर्ट, 2 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, 2 रिवर वाटर प्रोजेक्ट और 7 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुदान की मांग थी नीतीश कुमार की। लेकिन आपने जैसा बताया वहां तो उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसके नाम पर और विकास योजना, जैसे हम देख रहे हैं कि मुंबई में भी धारावी को हम बिल्कुल वो कर देंगे, विकास उसका कर देंगे, और उसके लिए ठेका किसको मिलता है, तो अदानी की कंपनी को मिलता है, जबकि बाकी सब वो बिड जो है वो फेल हो जाती हैं। अभी उद्धव ठाकरे ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे हम इस जो डील है इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है। अब ऐसा क्या आपको लगता है अमलेंदु जी की अभी तो आज तो ये बजट में बात आई है, फिर धीरे से ये परियोजनाएं जो है वो फाइनल होंगी, जैसा कि हाईवे के लिए या पुलों के लिए या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए, फिर वो जो विकास कंपनी मतलब विकास के नाम पर जिन कंपनियों को ये ठेके मिलेंगे, और जहां तक उम्मीद है ये ठेके जाएंगे गुजरात की लॉबी को, तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या तेजस्वी यादव या कांग्रेस या जो महागठबंधन है ये भी कुछ ऐसा ही ऐलान कर दे कि हम बिहार में सत्ता में आएंगे और हम इस सबको वो करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में तो ऐसा होता है ना कि आपको कुछ चीज देनी है तो आपके हाथ में दी जाती है, लेकिन आपने उनको न देकर ये बता दिया कि तुम खुश रहो क्योंकि तुम्हारे यहाँ ये सब बन रहा है, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, किस तरह से काम होगा, कब तक होगा, ये सब हमारी मर्जी होगी। नीतीश कुमार को यहाँ जिस तरह से साइडलाइन किया है मोदी जी ने, आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्योंकि कल उन्होंने जो कहा था कि आप धीरे धीरे मतलब बिहार का सब काम हो जाएगा, जो कुछ बचा हुआ है वो भी हो जाएगा, आप धीरे धीरे देखिए सब हो जाएगा। लगता है आपको कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, या नीतीश कुमार धीरे धीरे कोई पलटने का फैसला ले चुके हैं? समिता जी, नीतीश कुमार जब नाराज़ होते हैं तो काफ़ी समय पहले से उसके संकेत देना शुरू कर देते हैं। जब नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल हुए थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया था, उसमें नीतीश कुमार का कहना था कि बिहार का तो सब काम हो ही जाएगा, आप है ना, तो बिहार का तो सब काम हो ही जाएगा, आप है ना, धीरे धीरे सब हो ही जाएगा, ये जो कहा था नीतीश बाबू ने। अब नीतीश बाबू कह रहे हैं कि देखते जाइए सब कुछ काम धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो धीरे धीरे जो हो जाएगा इसका मतलब नीतीश कुमार अब अपनी नाराज़गी के संकेत देने लगे हैं। एक तो कल जिस तरीके से वित्त राज्य मंत्री ने बाकायदा खड़े होकर के सदन में कहा
जेडीयू के सांसद जो थे, वो कौन से मंडल थे, उनके प्रश्न के जवाब में कि बिहार स्पेशल राज्य के स्टेटस का क्राइटेरिया को सूट नहीं करता, उससे उसका मिलान नहीं होता, यानी कि उसको बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया सकता, स्पेशल स्टेटस नहीं दिया सकता, ये साफ तौर पे ऐलान कर दिया था। तो नीतीश कुमार की एक मांग जो थी उससे तो सरकार ने साफ तौर पे इनकार कर दिया, तो ये नीतीश के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है और इसको लेकर के कल विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हमलावर था। आज जिस तरीके से घोषणाएं की गई उससे भी बिहार के हाथ में कुछ नहीं आया। अब जैसे बताया गया कि सब वो 2 एक्सप्रेसवे बनेंगे, वो एक्सप्रेसवे बनेंगे तो बनाएगा कौन? NHAI बनाएगा, जाहिर सी बात है, जब केंद्र सरकार स्वीकृत कर रही है। NHAI अब बनाएगा शर्मिष्ठा जी, तो उससे टोल टैक्स कौन वसूलेगा? वो NHAI वसूलेगा, यानी वो केंद्र सरकार वसूलेगी। बिहार को क्या मिलेगा? झुंझुना। अगर ये स्टेट हाईवेज होते, राज्य सरकार बनाती, तो इससे रोजगार जो उत्पन्न होता वो राज्य सरकार का उत्पन्न होता, रेवेन्यू होती तो राज्य सरकार की होती, टोल टैक्स से आमदनी होती तो राज्य सरकार को होती, यानी कि राज्य सरकार के हाथ कुछ नहीं आएगा, बिहार के हाथ कुछ नहीं आएगा। बिहार से टोल टैक्स वसूलेगी केंद्र सरकार और बताया जाएगा कि बिहार के लिए हमने काम कर दिया, यानी कि आप खाल भी खींच लेंगे बिहार की और आप जो है वो बताएंगे कि बिहार का आपने विकास कर दिया। और ठेका कौन किसको जाएगा? वो गुजरात की कंपनी को जाएगा, सबको मालूम है कि ठेके गुजरात की कंपनियों को ही जाएंगे। तो ये नीतीश कुमार को किस तरीके से इसका लाभ हुआ? किसी तरीके से इसका कोई लाभ नीतीश कुमार को नहीं हुआ। इसी को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। और जो आपने सवाल किया, क्या नीतीश कुमार कुछ नाराजगी दिखा सकते हैं? तो नीतीश कुमार जब नाराज होते हैं तो पहले से उसके संकेत देना शुरू करते हैं। तो नीतीश कुमार का ये कहना कि सब हो ही जाएगा धीरे धीरे, देखिए, तो ये धीरे धीरे, इसका मतलब नीतीश कुमार अब समर्थन वापसी का या कहिए सरकार से अलग होने का या सरकार को संकट डालने की कोई भूमिका तैयार कर रहे हैं। चूंकि वो पहले कहेंगे कि हमने तो साहब देखिए बिना शर्त समर्थन दे दिया था, हमने उस समय आपसे नहीं कहा था, हमने तो कहा था भाई सब कुछ काम धीरे धीरे हो ही जाएगा, हमने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, सरकार ने उसको इनकार कर दिया, हमने कहा था तो आर्थिक पैकेज दे दो, स्पेशल पैकेज दे दो, वो आपने नहीं दिया, जो योजनाएं हमको दी वो भी केंद्र की योजनाएं हैं, सारा केंद्र को दिया, राज्य सरकार इसमें क्या करेगी? जो पुल गिर गए हैं उनको बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो नहीं मिलेगा, नए पुल बनेंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी, तो राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। तो नीतीश कुमार फिर धीरे धीरे इसके लिए तैयार होंगे। जाहिर सी बात है शर्मिष्ठा जी, जैसे आज पप्पू यादव हावी हो रहे थे नीतीश कुमार के ऊपर और केंद्र सरकार को कोस रहे थे इस बजट को लेकर के, ऐसे स्वर और लोगों के भी आएंगे। आज सुबह अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं बिहार के और राज्यसभा के सांसद भी हैं, वो बजट सत्र शुरू होने से पहले बात कर रहे थे और वो भी कह रहे थे कि बिहार को कुछ मिलने वाला नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद जब बजट आ चुका है तो इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वो भी किसी न किसी तरीके से नीतीश कुमार को परेशान करने वाली होंगी। जब नीतीश कुमार परेशान होंगे और उन्हें लगेगा कि मेरी राजनीति खत्म हो रही है और ये सरकार जो है, हमने तो इसको समर्थन दिया था, ये हमारी बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। विपक्ष ये एक तरफ ये कह रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये नीतीश और नायडू के दबाव में बना है बजट और इसके बावजूद मिला कुछ नहीं नीतीश और नायडू को, तो बदनाम भी हुए और मिला भी कुछ नहीं। तो ये किस तरीके की राजनीति है? तो इसके बाद फिर नीतीश और नायडू दोनों नाराज हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं और नीतीश कुमार भी जो है जब समय आता है तो खूब बोलते हैं और बताते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, भूमिका पहले से बनाना तैयार कर देते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बिना बोले हुए अपनी जो है काम जो करना होता है वो कर देते हैं। 2018 में भी जब अलग हुए थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कोई भूमिका नहीं बनाई थी। एक दिन उठे और सुबह ऐलान कर दिया कि हम एनडीए से अलग हो रहे हैं, चूँकि हमको स्पेशल राज्य का जो दर्जा था वो केंद्र सरकार ने नहीं दिया और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है उसके तहत जो हमको राशि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। देखिए शर्मिष्ठा जी, आंध्र प्रदेश की जो समस्याएँ हैं वो जेन्युइन हैं और जेन्युइन इसलिए है कि राज्य का बंटवारा हुआ, जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर थे वो सब चले गए तेलंगाना में। जिस हैदराबाद और सिकंदराबाद को बहुत कहा जाए कि लगन के साथ चंद्रबाबू नायडू ने विकसित किया और साइबराबाद बनाया, यानी बेंगलोर के बाद अगर कोई साइबर सिटी था तो सिकंदराबाद होता था, जो साइबराबाद कहलाता था, वो चला गया तेलंगाना के पास। और जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो उसको अब बंटवारे को लेकर के राज्य की संपत्तियां जो उनको लेकर के झगड़े हैं। अभी तक तो ये था कि भाई 10 साल तक जो है वो तेलंगाना को इस्तेमाल करता रहेगा आंध्र प्रदेश भी, लेकिन संपत्तियों के बंटवारे के झगड़े अभी भी हैं। रेवंत रेड्डी के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है, रेवंत रेड्डी और वो दोनों आकर के दिल्ली में भी मुलाकात कर चुके हैं केंद्र के मंत्रियों से। तो यानी आंध्र प्रदेश की तेलंगाना के साथ संपत्ति के बंटवारे को लेकर के झगड़े हैं। नई अमरावती को डेवलप करना चाहते हैं राजधानी के तौर पे। जाहिर सी बात है शर्मिष्ठा जी, 15,000 करोड़ में कोई राजधानी डेवलप नहीं हुआ करती है। और जैसे मैंने बताया कि आप 2 हाईवे के लिए तो 21,000 करोड़ रुपये, 26,000 करोड़ रुपये आप दे रहे हैं, लेकिन एक राज्य की राजधानी विकसित करने के लिए आप सिर्फ 15,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं।
तो भाई अगर 2 हाईवे 26,000 करोड़ रुपए में विकसित होंगे तो कैसे एक राजधानी 15,000 करोड़ में विकसित हो जाएगी? और इसके बारे में भी कोई स्पष्ट नहीं है कि ये 15,000 करोड़ रुपया इसी बजट में मिल जाएगा कि ये 2047 तक मिलेगा, क्योंकि विकसित भारत आपको 2047 तक बनाना है। तो क्या है 2047 तक ये 15,000 करोड़ रुपया मिलेगा आंध्र प्रदेश को? तो ये एक तरीके से झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की गई है बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों को। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। मुझको लगता है कि अगर पप्पू यादव की हम लोगों के पास बाइट हो तो उसको हम लोग सुनवा भी सकते हैं पप्पू यादव को, कि पप्पू यादव नीतीश कुमार को लेकर के और इस बजट को लेकर के किस तरीके से हमलावर हुए, और ये समस्या नीतीश कुमार के सामने बढ़ेगी समिता जी। और जब ये समस्या बढ़ेगी तो नीतीश कुमार बैकफुट पे आएंगे, और जब नीतीश कुमार बैकफुट पे आएंगे तो फिर मोदी सरकार को वो संकट में डालेंगे। और अब लगता है कि चंद्रबाबू नायडू भी नीतीश कुमार के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आ सकते हैं, क्योंकि 15,000 करोड़ रुपए में कोई भी जो है वो राजधानी नहीं बना करती है। मुझे लगता है कि पप्पू यादव को हम लोग सुन लेते हैं समिता जी। तो 2005 से लॉलीपॉप की बात करता है, अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है। अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे। तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और ये जीतन राम मांझी जी। तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। 2.25 करोड़ आदमी पलायन करके मजदूरी करता है, 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बाहर खर्चा देता है। तो बिहार इंडेक्स में दुनिया का सबसे अब कब? अब गुजरात को और दीजिएगा? किसको दीजिएगा? कहाँ दीजिएगा? आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए तो बहुत क्लियर है। विशेष पैकेज, विशेष राज के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। 26,000 करोड़ अभी एक्सप्रेस वे के लिए भैया, एक तो पटना पूर्णिया ही तो आप देखिए, आप एक एक्सप्रेस वे और जगह आप क्या दे रहे हैं? आप एक तो वैशाली, एक तो आप यहाँ दे रहे हैं। तो भैया आप विशेष राज की बात करिए ना, और आप विशेष पैकेज की बात करिए ना। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं और एक भी कुछ नहीं। तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए। नीतीश बाबू गंभीर आदमी है, आप खत्म करिए। यहाँ पर पप्पू यादव ने बिल्कुल आईना दिखाना जिसको कहते हैं वो काम उन्होंने कर दिया है। और जो बातें उन्होंने कही बिल्कुल उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उन्होंने नीतीश कुमार के सामने ऑप्शन भी छोड़ दिया कि ठीक है आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए। मतलब अपनी इज्जत तो कम से कम आप बचा लीजिए। इन्हें एक संदेश गहरा आप दे सकते हैं कि क्या आपने मांगा था और क्या आपको मिला। तो आप अपनी नाराजगी दिखाने के जो तरीके हैं वो आप बता दीजिए। ये पप्पू यादव ने कह दिया। अब अमलिंदु जी जो बातें उन्होंने कही, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं मिला, तो मुझे याद पड़ता है कि 2017 में नरेंद्र मोदी जब पटना गए थे पटना विश्वविद्यालय, तब मतलब नीतीश कुमार ने उनको ये मांग रखी थी कि आप इनको इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाइए। वो मांग अब तक पूरी नहीं हुई। इसके अलावा जैसे अभी जो उन्होंने और क्या क्या मांगा था, उन्होंने ये भी मांगा था कि बीजेपी से रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय, इस बार उनको ये उम्मीद थी कि हम सरकार में आ रहे हैं तो हमको कम से कम इनमें से कोई एक वित्त मतलब कोई एक मंत्रालय मिलेगा। वो मांग आपकी पूरी नहीं हुई। विशेष राज्य के दर्जे पे तो कल एकदम दो टूक जवाब मिल ही गया है कि नहीं हो सकता। आर्थिक पैकेज जो आपने मांगा उसमें भी आपको एक तरीके से झुंझुना पकड़ाया गया, या आपको बेवकूफ बना दिया गया, या आपका लाभ उठाया गया, जो भी आप बोल लें। ये सारी बातें जो हो रही हैं, उसके बाद क्या आपको लगता है ये जो पप्पू यादव ने जो तेवर दिखाए। और एक बात और ध्यान आती कि जो पटना पूर्णिया ये जो हाईवे की एक्सप्रेसवे की जो बात हो रही है, तो पूर्णिया तक की जो बात है, क्या इसलिए है ताकि पप्पू यादव को किसी तरह से, क्योंकि पप्पू यादव ने वहां पर जो अपना दम दिखाया और उसके बाद अभी जो उपचुनाव में भी एक तरह से उनकी जो छाप है वो देखने मिली,
क्या ऐसा लगता है कि ये मोदी का कोई एक नया पैंतरा था कि चलो इनको हम किसी तरह से अपने उसमें करें, क्योंकि पप्पू यादव तो किसी के दबाव में आने वाले दिखते नहीं है, और यहाँ उन्होंने जो बोला है, तो ये जिस तरह से सारा खेल किया है मोदी ने या निर्मला सीतारमण ने बजट में जितनी चालाकियां दिखाई हैं, क्या लगता है आपको कि क्या बिहार की जनता इन चालाकियों को अब समझेगी? और उसके बाद जो अगला विधानसभा चुनाव होना है, नीतीश कुमार ने तो हालांकि एनडीए के लोगों को ये भी कहा कि पिछले बार जब हम एक साथ मिलकर लड़े थे तो हमने इतनी सीटें हासिल कर ली थी, तो इस बार भी हम बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देंगे, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन क्या ऐसा लगता है आज के माहौल को देख के कि अगले साल एनडीए जो है वो बिहार में वापस आता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए समिता जी, अगले साल तक क्या परिस्थितियां बनेंगी तो कहा नहीं आ सकता क्या बनेंगी, लेकिन फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि आता हुआ वापस दिख रहा है। और बजट में जिस तरीके से खेल किया गया है और नीतीश कुमार को झुंझुना पकड़ाया गया, नीतीश कुमार को क्या मतलब पूरे बिहार को झुंझुना पकड़ाया गया है। और पप्पू यादव ने जो बातें कही हैं समित्रा जी, हालांकि पप्पू यादव इंडिपेंडेंट सांसद है, निर्दलीय सांसद है, लेकिन बिहार की समस्याओं को लेकर के जिस तरीके से वो हमलावर है नीतीश कुमार के ऊपर, और जो नीतीश कुमार को उन्होंने सुझाव दिया है, ये अब समित्रा जी सुझाव जो है वो बिहार में आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बिहार को मिला कुछ नहीं है, तो फिर भाई आप सरकार में क्यों बने हुए हैं? आपकी बैसाखियों पे ये सरकार है, और जैसा पप्पू कह रहे थे भाई आपकी नहीं चल रही तो मंत्रिमंडल छोड़ के हट जाओ। वैसे भी जो आपको मिला है तो मछली मंत्रालय, तो मछलियों का भोजन जो है वो तो सस्ता किया गया है इस बजट में, तो मछलियों का भोजन ही तो सस्ता किया गया है। लेकिन मछली जो है वो जाल में किसके फंस रही है, और कौन मछली बन रहा है, या कौन बड़ी मछली है कौन छोटी मछली है, ये तो समझना पड़ेगा ना कि कौन किसको खाएगा। तो अभी तक तो लग ये रहा समिता जी कि बड़ी मछली भाजपा है, वो छोटी मछली जनता दल यू है, या बड़ी मछली भाजपा है और छोटी मछली बिहार है। तो ये बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, इसको करने की कोशिश की जा रही है इस बजट के माध्यम से भी। नीतीश कुमार को ऐसी स्थिति में लाके पटक दिया है नरेंद्र मोदी जी ने कि नीतीश कुमार ना आह कर पा रहे हैं ना उफ कर पा रहे हैं इस बजट को लेकर के। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नीतीश कुमार की नहीं आई है इस बजट को लेकर के, और इस बीच आ गई हम लोग कार्यक्रम करना है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन मैंने अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी है, जबकि प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। भाई अगर बजट में घोषणा की जा रही है कि 58,000 करोड़ की आपको परियोजनाएं मिली हैं, तो आपको कहना चाहिए, वेलकम करना चाहिए कि मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने 58,000 करोड़ की परियोजनाएं जो थी बिहार को दे दी। लेकिन इस तरीके का कोई भी स्वागत का वक्तव्य जो है ना नीतीश कुमार की तरफ से आया है, ना राजीव रंजन ललन सिंह की तरफ से आया है, और ना उनके अध्यक्ष जो है संजय झा उनकी तरफ से आया। किसी ने भी अभी तक इस बजट की इस मामले में कोई सराहना नहीं की है कि साहब बिहार को परियोजनाएं मिल गई। इससे साफ जाहिर होता है समित्रा जी कि जब स्वागत नहीं किया जा रहा है इस बजट का, तो नीतीश कुमार इस बजट से नाराज है, ये समझा जा सकता है। अच्छा, संजय झा की प्रतिक्रिया आ गई है, अभी हमें बताया जा रहा है कि संजय झा की इस पर प्रतिक्रिया आ गई है। वो क्या प्रतिक्रिया आती है उसको भी हम लोग देख लेंगे, संजय झा की क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ेगी क्योंकि ये बजट सीधे सीधे बिहार को कुछ नहीं देता है। केंद्रीय योजनाएं जो घोषित की गई हैं वो भी 58,000 करोड़ की योजनाएं हैं, तो 58,000 करोड़ की योजना में 21,000 करोड़ की एक परियोजना हो गई 2 एक्सप्रेसवे की, और 26,000 करोड़ की एक रिफाइनरी की होगी, या 26,000 की उसकी एक्सप्रेसवे की, और 21,000 करोड़ की वो रिफाइनरी की। इस तरीके से 58,000 करोड़ से 11,000 करोड़ की जो है वो जरूर जो है वो बाढ़ राहत के लिए है। तो वो भी बाढ़ राहत के लिए, यानी जो विकास के लिए मांगा जा रहा था, पुल बनाने के लिए मांगा जा रहा था ताकि पुल गिरे, तो उसके लिए कोई पैसा जो है वो नहीं मिला है बिहार को, मतलब राज्य को कोई पैसा नहीं मिला है। और मांग क्या थी? मांग ये थी कि राज्य को पैसा मिले। पप्पू यादव जो सवाल उठा रहे हैं कि वो पलायन नहीं रुका और 2 करोड़ बिहारी जो है वो बाहर जाकर के रोजगार करता है, 40,000 करोड़ रुपया जो पढ़ाई के ऊपर बाहर जाकर के खर्च करता है। जाहिर सी बात है समित्रा जी, अगर 40,000 करोड़ रुपया बिहार के लोग बाहर जाकर के खर्च कर रहे हैं, ये राज्य के अंदर साधन होंगे, अगर राज्य में जो है वो शिक्षण संस्थान होंगे, तो ये 40,000 करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है ये तो हमारे मतलब बिहार राज्य को मिलेगा ना। और जब वहाँ खर्च होगा तो बिहारी खर्च करेंगे, बिहार के लिए खर्च करेंगे, तो उससे नए रास्ते और पैदा होंगे, रोजगार के और साधन पैदा होंगे। तो ये बिहार को नहीं मिला। इस बीच बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की भी इस बजट को लेकर के प्रतिक्रिया आ गई है। राहुल गांधी यहाँ लिख रहे हैं कि कुर्सी बचाओ बजट, अपीज allies, hollow promises to them at the cost of other states, appease cronies, benefits to AA with no relief for the common Indian। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं, कट एंड पेस्ट कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड प्रीवियस बजट्स, कॉपी एंड पेस्ट। राहुल गांधी ने बिल्कुल 3 मुद्दों, मतलब 3 पॉइंट्स में, 3 बिंदुओं में पूरे बजट का सार प्रस्तुत कर दिया है। कॉपी पेस्ट है, यानी जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो कुछ बातें जिनमें आप युवाओं को लुभा सकते थे, आपने वो बात पूरी कर दी। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो उद्योगपतियों को खुश करने वाला, और जो उन्होंने AA लिखा है, बड़ा हमला फिर से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर
AA लिखकर राहुल गांधी ने बता दिया कि ये पूरा बजट, और जैसा अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं कि बिहार में जितनी विकास परियोजनाएं वो जाएंगी कहाँ, वो गुजरात लॉबी को जाएंगी, और गुजरात लॉबी यानी AA दर्शक समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का इशारा अदानी और अंबानी की तरफ है। एक बार बड़ा हमला राहुल गांधी का फिर से मोदी सरकार पर इस बजट के जरिए। और ये जो राहुल गांधी ने जो अपना जो ट्वीट किया है बहुत ही मारक, ये जो कुर्सी बचाओ ट्वीट, और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जैसे आंध्र प्रदेश और बिहार को जो पैकेज मिला है, पैकेज भी क्या कहें, जो उनको खुश करने की कोशिश की गई है वो दूसरे राज्यों की कीमत पर, क्योंकि ओडिशा की भी अपनी मांगे थी, तेलंगाना की भी अपनी मांगे थी, उत्तर प्रदेश की अपनी, मतलब झारखंड की अपनी मांगे थी। तमाम राज्य हैं जो ये मोदी सरकार का वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये अगर अपना बजट पेश करेंगी तो उनको क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें राज्य में जो होती है वो केंद्र के भरोसे होती हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं अमलेंदु जी की मोदी जी ने एक बार फिर अपने जो जिनसे उनकी सत्ता सदती है उन राज्यों को तो कुछ देकर आपने कि ठीक है आपको इतना मिल रहा है अब आप मुंह बंद रखो, और बाकी राज्यों को फिर से उन्होंने निराश ही किया है। ये राहुल गांधी ने 3 बिंदुओं में समझा दिया है, बहुत बड़ा हमला। राहुल गांधी से पहले हमने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कहा। अमलेंदु जी, जयराम रमेश का भी ट्वीट है हमारे पास जिसमें उन्होंने जो आंध्र प्रदेश के बजट को, मतलब बजट में आंध्र प्रदेश को क्या कुछ मिला है, इसको लेकर जयराम रमेश ने जो लिखा है वो भी देख लेते हैं। अभी वो ट्वीट आ नहीं पाया, लेकिन हम लोग पढ़ के बता देते हैं जयराम रमेश ने क्या कहा है। जयराम रमेश ने ये कहा है कि 2018 में जब चंद्रबाबू नायडू अलग हुए थे तो उस समय वो इसी भी अलग हुए थे कि ये आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के तहत स्पेशल राज्य का स्टेटस उनको नहीं दिया। फिर दूसरा उसको रिपोस्ट करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि भाई ये जो आज आप घोषणा कर रहे हैं 15,000 करोड़ की जो बजट में की गई है, इसको घोषणा करने में आपको 10 साल क्यों लग गए, 10 साल में आपने क्यों नहीं किया। तो यानी कि चंद्रबाबू नायडू की नाराज़गी जो है वो अगर खुल करके सामने नहीं आई है, लेकिन उसको हवा जो है वो कांग्रेस ने दे दी है कि ये झुंझुना जो पकड़ाया गया है आंध्र प्रदेश को, ये झुंझुना जो है वो किसी काम का नहीं है, ये समझ में आ गया। अंग्रेजी में ट्वीट किया जयराम रमेश ने, तो इसलिए अभी हम उसको हिंदी पाने बाद में अब देंगे जब हिंदी में वो आ जाएगा उसका। तो ये समिता जी जयराम रमेश ने आंध्र प्रदेश को लेकर के कहा है। तो जो आपने कहा कि भाई नीतीश और नायडू अगर दोनों नाराज हो जाते हैं तो ये सरकार कैसे चलेगी, तो जाहिर सी बात है समिता जी की नाराजगी बढ़ेगी। और अभी तक इंतजार ये किया जा रहा था कि बजट में शायद कुछ ऐसा आएगा कि जिससे दोनों बैसाखियों को किया जाएगा। कल्याण बनर्जी जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने भी इसको कुर्सी बचाओ बजट कहा है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कुर्सी बचाओ बजट है। और कल्याण बनर्जी तो बहुत मतलब तीखे हमले एक तरीके से करते हैं, और इतने तीखे हमले करते हैं कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो काफ़ी ज़्यादा आहत हो जाते हैं कि मेरी इस तरीके से की जा रही थी नकल। तो मेरे ख्याल से कल्याण बनर्जी की बाइट हम लोगों के पास है, उसको हम लोग सुन सकते हैं। कल्याण बनर्जी इस बजट को लेकर के क्या कहने हैं सर मित्रा जी? आज जो बजट पेश हुआ है कैसे देखते हैं बिहार और टीडीपी? अरे ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी को लिए कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का, उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। वो लोग बंगाल का तो कुछ ही नहीं दिया है। बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है, बंगाल को वो लोग देखने नहीं सकता है। दे कांट टॉलरेट बंगालीज, दे कांट टॉलरेट बंगाल पीपल। वो साफ हो जाएगा बीजेपी बंगाल से। कल्याण बनर्जी, अभी कल जो मोदी जी जिस तरह से रो रहे थे कि मेरा गला घोटने का 2.5 घंटे तक मेरा गला घोटने के वो हुआ, तो अब ऐसा लग रहा है कि इस तरह के हमलों के बाद, क्योंकि अब विपक्ष जो है, मतलब ये राहुल गांधी का ट्वीट हमने देखा, पप्पू यादव की बात हमने सुनी, ये जो कल्याण बनर्जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ये इंडिया का बजट नहीं है, ये साफ तौर पर जो है अपनी कुर्सी बचाने का बजट है, ये बिल्कुल मोदी सरकार के लिए बोल दिया गया है। यानी अभी सत्ता संभाले 9 जून के बाद आज हो रही है 23 जुलाई, अभी मतलब बमुश्किल 1.5 महीना हुआ है मोदी को, और ये जो अभी से सरकार के लिए इस तरह की बातें होने लगी हैं कि आपको अभी से कुर्सी बचाने की जरूरत पड़ रही है, ये जो संदेश जा रहा है बड़ा ही, मतलब मेरा ख्याल है कि एक घातक संदेश है एनडीए के लिए। अब अमलेंदु जी, ये जो जैसे आपने जयराम रमेश के ट्वीट का भी आपने जिक्र किया कि उन्होंने याद दिलाया चंद्रबाबू नायडू को कि आपने किस बात को लेकर एनडीए को छोड़ा था। आज भी जो स्थिति है वो वही की वही है, कुछ भी नहीं बदला। जो कुछ मांगे, अभी मैंने कुछ समय पहले ये पढ़ के बताया भी था कि आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने क्या क्या मांगे रखी थी, और पिछले हफ्ते वो खास इसीलिए यहाँ आए भी थे, दिल्ली आए थे, और उन्होंने तमाम लोगों से, तमाम
मंत्रियों से मुलाकात की एनडीए के, ताकि उनका जो है वो एक दबाव बना सके। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है इस बजट को देखकर कि आंध्र प्रदेश को भी कुछ मिल पाया है। निर्मला सीतारमण ने जो कहा, उन्होंने एक तो 15,000 करोड़ के पैकेज की जो बात की, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सरकार का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास किया, सरकार ने किया है। वो किस तरह का प्रयास है, इसका कोई खुलासा नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। यहाँ पे वही खेल है जो बिहार में था कि हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से, ये जो एजेंसी की बात, सीधे सीधे राज्य और केंद्र के बीच समन्वय क्यों नहीं हो सकता अमलेंदु जी? इसमें मोदी जी को एक बीच, मतलब जिसको हिंदी में एक जो शब्द होता है बिचौलिए, क्या ये विकास एजेंसियों को ये बिचौलिए की भूमिका में, ये यहाँ पर अब उनकी भूमिका क्या सरकार चलाने में एकदम अहम हो गई अमलेंदु जी? ये जो मोदी जो कर रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी होता था कि विकास परियोजनाएं बहुत सी कंपनियों को ठेके मिलते थे, सब होता था, लेकिन बजट में इस तरह से साफ साफ उल्लेख करना कि ये हम आपको नहीं देंगे, ये हम विकास एजेंसियों के जरिए ये सारे काम होंगे, ये जो बिचौलियों वाला खेल शुरू हो गया है, क्या इससे देश को नुकसान होगा? जनता इस बात को समझ रही है। और दूसरा, आंध्र प्रदेश को जिस तरह से, क्योंकि उन्होंने ये भी, जैसे पोलावरम सिंचाई परियोजना ठीक है चंद्रबाबू नायडू ने मांगी थी और आप उसको पूरी कर रहे हैं, उसके बाद लेकिन जो बाकी उन्होंने जैसे मेट्रो की बात या वंदे भारत ट्रेन, उस सब का तो जिक्र मेरा ख्याल है अभी आया नहीं, या जो रेल बजट भी आजकल उसी में शामिल हो जाता है, तो पता नहीं चलता है कि रेल के लिए अलग से क्या सुविधा हुई है। ये सारी जो चीजें हैं अमलेंदु जी, क्योंकि उन्होंने ये भी चंद्रबाबू नायडू की पिछले हफ्ते जो आए थे, एक मांग ये भी थी पेट्रोकेमिकल हब और ऑयल रिफाइनरी, और उसके साथ साथ बैकवर्ड रीजन के डेवलपमेंट के लिए कुछ राज्यों के लिए उनको एक अलग फंड चाहिए था, ये मांगे थी। और मेरा ख्याल है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को कुल मिला के वो 50,000 से 1 लाख करोड़ के बीच का एक, मतलब दोनों राज्यों के लिए मिला जुला एक वो मांग रहे थे, लेकिन अभी तो उन दोनों राज्यों को इतना कुछ मिला नहीं है। क्या ऐसे में ये नाराजगी मोदी सरकार पर भारी पड़ेगी? और वो जो बिचौलियों वाली बात मैंने की, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए समिता जी, बिचौलियों की आवश्यकता इसलिए कि विकास में कमीशन बहुत अच्छा होता है। जो लोग भी सरकारी चीज़ों को जानते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि विकास में कितना कमीशन होता है और उसका किस किस तरीके से बंदरमाट होता है, वो सब लोगों को मालूम है। तो अब इसमें राज्य सरकार को कमीशन कुछ ना मिलने पाए और सारा कमीशन केंद्र सरकार के पास है, तो लड़ाई इस बात की है। पैसा हम देंगे भी, लेकिन उस पैसे में कमीशन आपको नहीं मिलेगा, कमीशन केंद्र को मिलेगा, ये व्यवस्था की जा रही है। तो यानी आप खुश होते रहिए इस बात को कि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपया मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा आंध्र प्रदेश को सीधे नहीं मिलेगा। यानी अगर राजधानी विकसित होगी तो राजधानी आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो विकसित नहीं करेगी, वो विकास एजेंसियां विकसित करेंगी, वो विकास एजेंसियां केंद्र की होंगी, तो वो अपने हिसाब से विकसित करेंगी। आप केवल जो है वो शीट जो कहलाती है वो बना के दे दीजिए कि क्या आपको चाहिए है और किस तरीके से उसको विकसित करना है, वो रोड मैप आप दे दीजिए, उसमें फिर वो एजेंसियां तय कर लेंगी कि उन्हें किस में करना है। तब मिट्टी का काम जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ ज़्यादा दिया जाएगा, बजरी का काम होगा तो वो थोड़ा और कम हो जाएगा, आरसीसी का जहाँ होगा वो सबसे कम होगा। ये जो है बताया जाता है विकास का जो कमीशन का जो खेल होता है उसमें ये सब चीज़ें बताई जाती हैं समिता जी। तो मिट्टी जहाँ पड़नी होगी या तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च मिट्टी पे डालने पे किया जाता है, तो वो किया जाएगा। तो ये जिस तरीके से किया गया तो जाहिर सी बात है कि ना बिहार के हाथ में कुछ है, ना आंध्र प्रदेश के हाथ में कुछ है, और बदनाम भी हो रहे हैं। यानी वो है ना कि ना खुदा ना मिला, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, तो पैसा भी नहीं मिला अपने हाथ में और बदनाम भी हो रहे हैं कि साहब ये बिहार और उसके लिए जो है आंध्र प्रदेश के लिए कुर्सी बचाओ बजट है। अब कुर्सी बचाओ बजट कल्याण बनर्जी भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि कुर्सी बचाओ बजट है। तो ये कुर्सी बचाओ बजट तो हो गया, ये तो साफ समझ आया कि कुर्सी बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन कुर्सी बचाने के चक्कर में भी आपके हाथ में कुछ नहीं आने पाए, हाथ में जो रहेगा वो सब केंद्र के हाथ में रहेगा। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई। कुल मिला के समित्रा जी, ये जो बजट है ये झुंझुना पकड़ाया गया है आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों को। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर सयाने राजनीतिज्ञ होंगे तो तुरंत इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, नाराज़गी जताएंगे, और सिर्फ नाराज़गी नहीं जताएंगे, वो जानते हैं अच्छे तरीके से ये सरकार उनकी बैसाखियों पर टिकी हुई है, और वो जानते हो ना जानते हो मोदी जी इस बात को जानते हैं कि सरकार इन 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है। क्योंकि है ना वो कस्तूरी के कुंडल बसे, वो जो दोहा है कि मालूम नहीं होता है, हाँ, मृक्कों की कस्तूरी उसके अंदर बसी हुई है। तो ये कस्तूरी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को अंदर बसी हुई है, ये इनको भले ही ना मालूम, लेकिन मोदी जी को मालूम है कस्तूरी इनके अंदर है।
तो ये सरकार इन बैसाखियों पर टिकी हुई है, तो मोदी जी को मालूम है, इन बैसाखियों को भले ही ना पता हो, तो इन बैसाखियों को अपनी ताकत दिखानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये जो परियोजनाएं आप दे भी रहे हैं, जो आपने घोषणा की है, तो ये सीधे सीधे राज्य सरकार को दीजिए। राज्य सरकार अपने हिसाब से तय करेगा कि उसकी कहाँ क्या आवश्यकता है, आप उसको धन दीजिए। योजनाएं तय करना आपका काम नहीं है, वो राज्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको तय करेगा। और अगर ये केंद्रीय योजनाएं हैं आप दे रहे हैं, तो इसका फिर राज्य से कोई लेना देना नहीं है। सीधी सीधी बात कीजिए कि इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं है, और ये भ्रम मत फैलाइए कि राज्यों को आपने कुछ दिया है। ये स्पष्ट बात चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को करनी पड़ेगी। चंद्रबाबू नायडू तो अभी थोड़ा बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चूंकि वहाँ विधानसभा चुनाव नज़दीक है। इसलिए संमित्रा जी, अगर ये दोनों नाराज होते हैं तो इस सरकार के ऊपर संकट गहराएगा। फिर देखना ये है कि अब वो समय भी नहीं है संमित्रा जी कि ईडी और सीबीआई के जरिए ऑपरेशन लोटस चला करके सरकारें बचाई जा सकें या बनाई और बिगाड़ी जा सकें। वो समय भी जा चुका है। 4 जून 2024 तक वो समय था, उसके बाद वो समय समाप्त हो चुका है। तो इसलिए अब इन दोनों नेताओं को, खासतौर से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को, अपनी अहमियत जो है वो मालूम होना चाहिए कि इस सरकार में उनकी क्या अहमियत है। और अगर इसको नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि वो अपने राज्य की जनता के साथ छल कर रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के कंधों पर इस समय बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी राज्य की जनता के सामने कम से कम जो उन्होंने वादे किए होंगे कि हम अगर एनडीए के साथ जा रहे हैं तो बदले में आपको क्या मिलेगा, ये बताने के लिए अब उनको आगे आना पड़ेगा। लेकिन जैसा कहते हैं कि रिएक्शन नहीं, एक्शन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और अभी जिस तरह से न नीतीश कुमार न चंद्रबाबू नायडू दोनों के रिएक्शंस, कम से कम अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, पता नहीं है कि उन लोगों के कोई रिएक्शन आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन क्या रिएक्शन से ज्यादा एक्शन उन लोगों का कुछ असर दिखाएगा, ये हमको देखना होगा। क्योंकि आज के इस बजट से ये तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों का सहारा लेकर मोदी जी ने सरकार तो अपनी बना ली, लेकिन जैसे स्पीकर के मुद्दे पर उनको निराश किया, जैसे बड़े मंत्रालयों के मुद्दे पर उनको निराश किया, और उन लोगों को ये उम्मीद में बनाए रखा कि ठीक है हम आपको बजट में कुछ दे देंगे। यहाँ बजट में भी उनको निराश किया है। तो मोदी से मिल रही ये निराशा क्या नाराजगी में तब्दील होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो अमरेंद्र जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।